सुबह सुबह ही आभा बहुत गुस्से में थी और अपने पति को गुस्से में बाहर बुला रही थी। यहाँ आओ जल्दी से, आपको कितनी बार बोला है, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? अब क्या हुआ? कुछ नहीं, कल की कल उनको छोड़ाओ। नहीं छोड़ा तो मैं खुद ही अनिकेत को लेकर घर छोड़ दूंगी। अमित को क्या बोलने का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या समझते हो आप मुझे? प्रोफेसर हूं मैं, प्रोफेसर, पीएचडी की है, 1 लाख तनख्वाह लेती हूं। और आप मामूली स्कूल के 40,000 तनख्वाह लेने वाले मास्टर जी। तुम्हारा बाप मास्टर था, तुम भी मास्टर ही बने। आभा उसके पति को बहुत खरी खुटी सुना रही थी। तीखी मिर्ची जैसा उसका स्वभाव था। उसको अपने पैसों पे बहुत घमंड था। अरे लेकिन क्या हुआ है, ये बताओगे कि नहीं? देखो देखो, आप ही देखो अपने आंखों से। मेरे अनिकेत को क्या सिखा रहे हैं आपके मास्टर जी? कितने दिन से मैं देख रही हूँ ये। मेरे बच्चे को ये सब मत सिखाओ बोलती हूँ तो सुनते ही नहीं है। मेरा कान में जैसे रुइया ठूस रखी है। आभा बहुत गुस्से से दिल मिलाते हुए बोल रही थी। अमित ने बाहर देखा। मास्टर जी अनिकेत को मैदानी खेल सिखा रहे थे। इसमें बुरा क्या है? सेहत के लिए अच्छा ही तो है। इस मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया में कौन खेलता है ये सब? कुछ भी संस्कार दे रहे हैं आप मेरे अनिकेत को। आपके मास्टर जी पुराने जमाने में ही है अभी तक। ये सब क्या लगा रखा है आभा? मेरा अनिकेत, आपके मास्टर जी, हम लोग अलग अलग है क्या? और नहीं तो क्या, मेरे और आपके खानदान में जमीन आसमान का अंतर है। वो सब जाने दो, उन्हें कब छोड़ो ये पहले बताओ। और हाँ, उनके सब मेडल्स और ट्रॉफियां भी भेज देना उनके साथ। आभा तीखी मिर्ची की तरह बात कर रही थी और सीधा साधा अमित सब सुन के लेता था। आभा के सामने उसकी एक न चलती थी। वो प्राथमिक स्कूल का टीचर। आभा को उसे 3 गुना ज्यादा तनख्वाह थी। सुनना ही पड़ रहा था। उनके पिताजी सीताराम इन दोनों का झगड़ा बाहर से सुन रहे थे। बहू की बातें सुनकर उनके कलेजा जैसा फट रहा था, पर वे अपना गुस्सा अपने अंदर दबा के रख लेते थे। कुर्सी पे बैठे बैठे उनको उनके पुराने दिन याद आने लगे। सीताराम एक प्राथमिक स्कूल के टीचर थे। सारा गांव उन्हें मास्टर जी करके बुलाते, पर उनके बच्चे अमित और अनीता उन्हें पिताजी करके बुलाते। मास्टर जी दिल के एकदम नरम और चेहरे से एकदम कठोर व्यक्तिमत्व के थे। पूरे गांव में किसी का भी झगड़ा हो या कोई परेशानी हो, या तो वो जमीन का हो या परिवार का हो, या 2 भाइयों की अनबन हो, वो पहले मास्टर जी के पास आते और मास्टर जी सबको अच्छी तरह से न्याय देते थे। गांव का कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचता था। मास्टर जी के मार्गदर्शन से ही गांव को आदर्श गांव का पुरस्कार मिला था। मास्टर जी पूरे गांव के न्याय करता थे। सब लोग उनको बड़े सम्मान, प्यार और इज्जत से देखते थे। मास्टर जी का स्कूल भी आदर्श स्कूल था। वह नियमित रूप से बच्चों से कवायद करवाते थे। पढ़ाई के साथ साथ वह बच्चों को कसरत के नए नए तरीके सिखाते। गांव की नदी में तैरना, पेड़ पे चढ़ना, खो खो, कुश्ती जैसे मैदानी खेल सिखाते। नियमित व्यायाम से वह खुद तंदुरुस्त और उनका शरीर बहुत ही लचीला था। उनको आदर्श शिक्षक से भी नवाजा था। कुश्ती के लिए भी उनको ढेर सारे पुरस्कार मिले थे। उनके कमरे में बहुत सारे मेडल्स, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स थे। उनकी बीवी निर्मला भी नाम जैसे निर्मल थी। किसी से कोई ना झगड़ा करती, ना कोई अनबन थी। उनका पूजा पाठ में बहुत विश्वास था और मास्टर जी अध्यापन और जनसेवा में विश्वास रखते। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मास्टर जी की तनख्वाह कम थी। कभी कभी घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई इतने से पैसों में नहीं चला पाती थी।
उनकी कोई जमीन भी नहीं थी खेती करने के लिए, लेकिन निर्मला ने कभी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की। जो मिला उसी में खुश रहती। घर का खर्चा उठाने के लिए अपने घर का काम निपटा के वह दूसरे के खेत में मजदूरी के लिए जाती। मजदूरी ना मिले तो वो कभी कभार घर काम के लिए भी जाती। इस तरह दोनों पति पत्नी अपना खून पसीना एक करके बहुत मेहनत से अपना घर चलाते। आगे जाकर एक एक पैसा जोड़कर उन्होंने एक अच्छा सा 2 मंजिली बंगला बनाया। बेटी की उम्र होते ही उसकी शादी की। परिवार में 4 की 3 हो गए। सब अच्छा चल रहा था। मास्टर जी अमित की भी शादी करवाते हैं। आभा बड़े घर की बेटी, गोरी चिट्टी, अप्सरा जैसी सुंदर, घर में सबसे छोटी होने के कारण बहुत लाड प्यार से पली हुई थी। अमित गरीब घर का लड़का, लेकिन सरकारी नौकरी होने के कारण आभा के माता पिता अपनी बेटी की शादी अमित से करवाते हैं। शादी का पूरा खर्चा वही उठाते हैं। बहुत धूम धड़ाके के साथ शादी संपन्न होती है। वर पक्ष खुश और वधु पक्ष भी खुश। सीताराम और निर्मला बहुत आनंदित होते हैं। हनीमून की रात आती है। अमित मन ही मन सोचता है, कितना नसीब वाला हूं मैं जो इतनी सुंदर बीवी मिली मुझे, एकदम अप्सरा। हमारे होने वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में ही भेजूंगा, खूब पढ़ाऊंगा। पिताजी ने जैसे हमें संस्कार दिए वैसे संस्कार अपने बच्चों को भी दूंगा। हमारा वैसा अच्छा चल रहा है और ससुर वाले भी बहुत अमीर हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। पर आभा के मन में क्या चल रहा होगा? पूछूंगा आज रात वो क्या सोच रही है हमारे बारे में। अमित मन ही मन खुश होता है और सोचता है आभा ने पूरा कमरा फूलों से सजाया होगा। जैसे ही मैं कमरे में जाऊंगा, फूलों की वो सुंदर खुशबू और केसर डाल के आभा हाथ में दूध का ग्लास लेके खड़ी होगी मेरे इंतजार में। इस उम्मीद से अमित अपने कमरे में जाता है। देखता है कमरा किसी भी फूलों से सजाया हुआ नहीं था, ना ही कोई खुशबू और ना ही आभा थी दूध लेकर। वह थोड़ा नाराज होता है। खुद से ही कहता है, क्या हुआ होगा? आभा को कोई परेशानी होगी क्या? पर किसी ने कुछ बोला भी नहीं। मुझसे शादी करने के लिए घर वालों ने उसके साथ दबाव तो नहीं डाला, या मैं ही उसको पसंद नहीं? ये सब विचार उसके दिमाग में आने लगे। वो पलंग पे बैठ के आभा का इंतजार करने लगा। आभा अब आएगी, अब आएगी करते करते काफी रात हो चुकी थी। तभी उसको उसकी माँ और आभा की खुसुर पुसुर सुनाई देती है। उसका शक अभी और मजबूत होने लगा और तभी आभा कमरे में आई। अमित ने देखा उसके चेहरे पे मधुचंद्र की कोई भी खुशी नहीं थी। वह आके पलंग पे बैठ गई, उससे बहुत दूर। वह एक कोने में तो आभा दूसरे कोने में। अरे, हमारी शादी की पहली रात है और हनीमून की कुछ भी तैयारी नहीं की। क्यों ऐसा? हनीमून तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। मतलब ये क्या बात हुई? ये देखो, मैं क्या बोल रही हूं ठीक से सुनो। मुझे मेरा करियर बनाना है। मुझे बीएड करके प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर को 1 लाख महीना तनख्वाह मिलती है। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। कितना भी खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। और कुछ परेशानी? आप कुछ मत करो, मेरे माँ बाप है, वो करेंगे सब खर्चा। आप मेरे लिए बस एक ही काम करो। आभा बोलते बोलते रुक गई। अमित को लगा अब ये क्या बोलना चाहती है।
अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। बोलो क्या करूँ? मेरा करियर बनने तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। क्या मतलब? मतलब हम एक ही बेड पे, हाँ, एक साथ नहीं सोएंगे, समझे? आभा ने अमित का कहना बीच में ही तोड़ते हुए बोला। ये क्या बोल रहे हो तुम? और तुम तुम्हारा करियर बाल बच्चे और परिवार संभाल के भी कर सकते हो। बच्चों को संभालने के लिए मेरे माँ बाप है ही घर में। वो कुछ मुझे नहीं पता, मेरा फैसला हो चुका है। अरे लेकिन तुम्हें ये शादी के पहले ही बताना चाहिए था। करियर विरियर करने के बाद ही शादी करनी चाहिए थी ना। अमित गुस्से से बोला। करियर विरियर मतलब मेरा ध्येय से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जैसा बोला है वैसा भी कर सकते हैं। देखो सोच के। मैंने सोच लिया है। अरे लेकिन एडजस्टमेंट करना ही संसार होता है। मुझे वो सब कुछ पता नहीं है। मुझे नींद आ रही है, आप सो जाइए नीचे। ऐसा बोल के वह पलंग पे सो गई। अमित का हनीमून का सपना पूरी तरह टूट के बिखर गया। मन में अशांति और नाराजगी लेके वो अकेला ही नीचे सो गया। इस तरह 2 साल बीत गए। अमित का हनीमून का सपना अधूरा ही रह गया। उसके उटपटांग दोस्त भी उसको चिढ़ाने लगे। बोलते थे, अरे तुम तो गांव भर नखरा और बीवी के आगे बकरा हो। ऐसा बोल के उसी में ही दोष निकालने लगे। अमित के मन में आता, रोज रोज ताने सुनने से अच्छा सबको सब सच्चाई बता ही दूं और इस अपमान से बच लूं। एक दिन उसने सबको उसकी कहानी बता ही दी। इस पर उसके दोस्तों ने उसे दूसरी शादी करने की मुफ्त की सलाह दी। घर में माँ बाप को कैसे बताऊं? वो तो पोता पोती के साथ खेलने के लिए बहुत उत्सुक है। यह सवाल अमित के मन में बहुत बार आता। बेटा अमित, हमें दादा दादी का सुख कब दिला रहे हो? बड़ा मन करता है पोता पोती को गोद में उठाने को, उनके गाल पे ढेर सारी पप्पियां लेते हुए उनके शीशु साफ करना। माँ जिसे ख्यालों में बात कर रही थी। हाँ बेटा, घर में छोटे छोटे यहाँ वहां भागते हुए पैर, वो पायल की छुम-छुम आवाज। हमारा भी बच्चे होकर उनके साथ खेलने का मन ललचाता है। मास्टर जी भी खुद को रोक न सके। माँ, पिताजी, आपको कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। क्या हुआ बेटे? कुछ परेशानी है तो डॉक्टर के पास जाकर इलाज कर सकते हैं। ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। माँ चिंतित होकर बोली। सुना है शहर में एक अच्छे डॉक्टर आई है, बहुत अच्छा इलाज करती है वो। बहू को लेके जाओ उसके पास, हड़बड़ाना मत, या मैं आऊं तुम्हारे साथ? मास्टर जी ने कहा। अब अमित खुद को रोक न सका और उसने सब सच्चाई बता दी। यह सुन दोनों हक्का बक्का रह गए। क्या बोलने का उनकी कुछ समझ में नहीं आया। बड़े घर की बेटी के साथ शादी करके गलती तो नहीं की, यह उनके मन में आया। आभा, बड़े घर की लड़की, उसको भी शायद चैनबाजी के लिए पैसों की जरूरत होगी। मास्टर रिटायर्ड थे, अकेले अमित पर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। माँ अभी भी मजदूरी के लिए जाती थी, घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए मेहनत करती थी। औरतों को अपना घर परिवार और बच्चों का लालन पालन ही करना चाहिए। आपको क्या लगता है जी? निर्मला ने अपने पति से पूछा। तुम बहुत पुराने ख्यालात की हो निर्मला। आजकल औरतें पढ़ लिख के क्या क्या कर रही है, तुम देख रहे हो ना। तुम और कितना काम करोगी? बहू पढ़ के अच्छी नौकरी करेगी तो अच्छा ही है ना। सच बोल रहे हो आप।
पर हमें पोता पोतियों का सुख कब मिलेगा? अब हमारी उम्र हो गई है, हम इस पिंजरे से कब उड़ जाए किसको क्या पता। ऐसा मत बोलो, भले हमारी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी भी हम तंदुरुस्त हैं। ऐसा बोल के मास्टर जी ने निर्मला का हाथ अपने हाथ में लिया। बहुत मन कर रहा है पोता पोती के साथ खेलने का, निर्मला ने कहा। मेरा भी मन करता है, लेकिन इस नई पीढ़ी के आगे हमारी होशियारी नहीं चलती, मास्टर जी अगतिक होके बोले। आभा ने एमए पीएचडी की और उसके पिता के वजन से उसे एक कॉलेज में प्राध्यापिका की नौकरी मिली। उसका ध्येय पूरा हुआ। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ गम था। निर्मला खेत में काम कर रही थी तो एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। हॉस्पिटल के आधे रास्ते में ही उसने दम तोड़ लिया। पिता, पुत्र और बेटी ने खूब शोक मनाया। घर में पोते का आगमन हुआ, घर का गोकुल हुआ। पर आखिर में निर्मला पोते से खेले बिना ही चल बसी। उसका सपना उसके साथ ही चला गया। आंगन की तुलसी भी निर्मला के बगैर सूख गई। मास्टर जी के जीवन का साथी आधे रास्ते में ही छोड़ के चला गया। इससे बड़ा दुख उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। वे अकेले पड़ गए। उन्हें याद आया, हम इस पिंजरे से कब उड़ जाए किसको क्या पता। यह निर्मला ने बोला था। यह याद कर करके मास्टर जी और भी दुखी हो जाते। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर उनके साथ ही थे। निर्मला टाइम पे दवाई देती तो उनको कुछ पता नहीं चलता था। अब टाइम पे कौन दवा और गोलियां देगा। पत्नी के गुजरने से जिसे उन्होंने खुद को कैद कर रखा था, उसकी यादों में, निर्मला की यादों में वो ठीक से सो भी नहीं पाते थे। धीरे धीरे पोते के साथ खेलकूद करने में उनका मन लगने लगा। वे खुश रहने लगे। एक दिन अमित उसके कमरे में आया। बहुत टेंशन में दिख रहा था। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, सोच ही रहा था कि मास्टर जी ने पूछा, अमित क्या हुआ, कुछ बात करनी थी मुझसे? हाँ पिताजी, अनीता ने याद किया है आपको, अमित दबी हुई आवाज में बात करते हुए बोला। क्यों, क्या हुआ उसको? तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? कुछ हुआ तो नहीं उसको? मास्टर जी घबराते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, पर आपको बार बार याद कर रही है। अरे ऐसे कैसे याद कर रही है मुझे? कुछ तो हुआ है उसको। चलो जाते हैं जल्दी से। वहां 2 दिन रहना पड़ेगा पिताजी, आपके कपड़े ले लीजिए, मैं आपको छोड़ के वापस आऊंगा। बोलते हुए अमित दीवार की तरफ देखता है। उसकी आंखें भर आती है। ये मास्टर जी के ध्यान में नहीं आता क्योंकि वे थैली में कपड़े भरने में व्यस्त थे। मास्टर जी जल्दबाजी में बोलते हैं, चलो चलो जल्दी से, मेरे बच्चे को कुछ तो हुआ है। दोनों जल्दबाजी में मोटरसाइकिल से निकलते हैं। गाड़ी गांव के बाहर आती है और अमित दूसरी तरफ गाड़ी को घुमाता है। अरे यहाँ कहाँ जा रहे हो? मास्टर जी ने हड़बड़ाकर पूछा। यहाँ काम है मेरा एक दोस्त के पास, उससे मिलना है। अरे लेकिन हमें देरी होगी अनीता के घर जाने में, तुम वापस आते टाइम पे मिलो उससे। मास्टर जी के इस सवाल पे अमित कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखें वापस भर आई। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी रोकते हुए बोला, उतरिए पिताजी। दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। जाओ जल्दी से मिल के आओ तुम्हारे दोस्त को, मैं इधर ही खड़ा रहता हूँ। मास्टर जी ऐसे बोलते ही अमित बच्चों की तरह रोने लगा। मास्टर जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह चिंतित होकर बोले, क्या हुआ, एकदम से क्यों रो रहे हो? पिताजी, आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा इंसान बनाया।
पर मेरे ससुराल से दहेज के तौर पे मुझे एक नागिन मिली। पिताजी, आपका घर मेरे दिल में है, मेरे मन में है, फिर भी न चाहते हुए मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, अमित रोते हुए हाथ जोड़कर बोला। मेरी माफी क्यों मांग रहे हो? कैसी मजबूरी है तुम्हारी, ठीक से बताओ। अमित सिर्फ रोए ही जा रहा था। चिंतित होकर मास्टर जी बोले, बोलो तो सही, क्या हुआ है? तुम्हें कुछ परेशानी है क्या? तुम्हारा बाप अभी तक जिंदा है और इस सारे गांव की समस्याओं का निवारण किया है मैंने। तुम तो मेरे बेटे हो, बोलो बेटा, क्या समस्या है? अमित हड़बड़ाते हुए बोला, पिताजी, समस्या मेरी नहीं, पर अमित बोलते बोलते रुक गया। मास्टर जी को गले लगाकर रोने लगा और बोला, पिताजी, समस्या आपकी है। क्या? मेरी समस्या? लेकिन किसे? मतलब मैं समझा नहीं। अमित बहुत कष्टी होकर बोला, पिताजी, अब आपको यहाँ रहना पड़ेगा। अमित ने रोते रोते अपनी उंगली उठाई। उन्होंने निर्देशित किए गए उंगली की ओर देखा तो हाँ, वृद्धाश्रम था, आधार वृद्धाश्रम। मास्टर जी का दिल जैसे थम सा गया। कुछ पल उसकी आंखों पे जैसे अंधेरा छा गया। संवरते हुए बोले, अच्छा, तो ये था तुम लोगों का राज। तभी सुबह बहू बार बार रट लगा रही थी, उन्हें छोड़ाओ, उन्हें छोड़ाओ। रहने तो समस्या होती होगी आपको, तो वहां सड़ने से अच्छा है यहाँ रह लो। लेकिन पोते के बगैर मन नहीं लगेगा, उसको मेरी आदत लगी है। मेरे बगैर उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, उसे संभाल लेना ठीक से। उसने पूछा तो बोलना मैं गांव गया हूं। धीरे धीरे मेरे बगैर जीने की आदत लग जाएगी। मैंने सिखाए हुए मैदानी खेल उसे बहुत पसंद थे, लेकिन उसके मम्मी को वो रास नहीं आते। जाओ अभी तुम्हारी मैडम को इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। मेरे दुख की खबर उसे बहुत खुशी से देना। अब मुझे लेकर तुम्हारा झगड़ा नहीं होगा। राजा रानी की तरह बहुत सुख से रहना उस घर में। तुम मेरी चिंता मत करो, दुख के साथ खुशी से रहने की आदत है मुझे। और हाँ, अनीता का फोन आया तो मैं वृद्धाश्रम हूं ऐसा मत बोलना। अपनी छाती पीट पीट के रोएगी वो। उसे बोलना मैं यही रहता हूं और बहुत खुश हूं। ठीक है, जाओ अभी तुम। ऐसा बोल के वो बहुत फुट फुट के रोए। दोनों पिता पुत्र आखिरी बार जोर से गले लगाकर बहुत रोए। मास्टर जी को वही वृद्धाश्रम में छोड़ के अमित वापस चला गया। पैसा पैसा जोड़कर मास्टर जी ने जो बंगला बनाया था, उसी बंगले में से वे बाहर हो चुके थे। उनके बगैर बंगला उदास दिखने लगा। सारे गांव की समस्या सुलझाने वाले मास्टर जी खुद के घर की समस्या सुलझाने में असमर्थ रहे। पूरा गांव मास्टर जी के बिना सुना सुना रहने लगा। आभा का कॉलेज आज बंद था। अमित उसके स्कूल की ड्यूटी पे था। बाहर बहुत जोरों शोरों से बारिश हो रही थी। 15 दिन हुए बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। सब जगह पानी ही पानी भरा था। अनिकेत का स्कूल छूटने का समय हुआ। आभा स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, बस नहीं आई। अनिकेत को लेकर उसका मन चिंतित होने लगा। वह व्यथित होने लगी। तभी स्कूल से फोन आता है। हेलो आभा मैडम। मैडम, हर जगह बहुत पानी भरा है, स्कूल बस आपके घर तक नहीं आ सकती। आप अभी आके आपके अनिकेत को यहाँ से लेके जाओ।
आभा कुछ बोली इसके पहले सामने से फोन कट हुआ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेटे की चिंता में उसका कलेजा फट रहा था। उसने अमित को फोन लगाया, नहीं लगा। बार बार फोन किया, नहीं लग रहा था। अब क्या करूं? अनिकेत को कैसे लाऊं? वो घबरा गई। स्कूटर की चाबी लेकर वो नीचे आ ही रही थी कि उसने देखा हर जगह पानी भरा था। उसने चारों ओर नजर डाली। देखती है तो नदी को महापूर आया था। गांव के सब मकानों में पानी घुसा था। उसका स्कूटर पानी के बहाव में न जाने कहां गुम हो गया था। उसका दिल बैठ गया। कपकपाते हुए सोच रही थी, बाप रे, अब अनिकेत को कैसे लाऊं? कैसा होगा मेरा बछड़ा? ठीक तो होगा ना? वो मन ही मन भगवान को याद करने लगी। जोर जोर से चिखने लगी, रोने लगी। कोई तो लेके आओ मेरे अनिकेत को, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। अगतिक होके छाती पीट पीट के रोने लगी। पर सब जगह ऐसा ही हाहाकार मचा हुआ था। सारा गांव पानी में डूब रहा था। कौन किसकी क्या मदद करता? अब मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे दूर हो जाएगा, बहुत दूर। ऐसा सोच के आभा बहुत रोने लगी। तभी बहू, ओ बहू, अमित, ये लो, संभाल लो तुम्हारी धन दौलत। ऐसा सुनते ही आभा आवाज की ओर देखती है तो मास्टर जी बच्चे को लेकर पानी में से तैरते हुए आ रहे थे, अनिकेत को कंधे पे बिठा के। आभा हक्का बक्का होके देख रही थी। उतने में मास्टर जी बच्चे को लेकर ऊपर टेरेस पे आते हैं और आभा को चिल्लाते हुए बोला, देख क्या रही हो ऐसा? इसके कपड़े बदलो जल्दी से। मास्टर जी ने अनिकेत को कंधे से नीचे उतारते हुए पूछा, अमित कहाँ है? आभा ने देखा अनिकेत ठंडी से कांप रहा था। उसने उसका शरीर टॉवल से पोंछा और दूसरे कपड़े पहना दिए। नदी का पानी बहुत ठंडा था। मास्टर जी उसी पानी में से तैरते हुए आए थे। फिर भी ठंडी का कोई नामो निशान उनके शरीर पे नहीं दिखाई देता था। कसरत से बना हुआ उसका शरीर, अभी भी उसमें बहुत ऊर्जा थी। आभा ने अनिकेत को सीने से लगाया और फुट फुट के रोने लगी। काफी समय तक वह रोती रही। उसको उसकी गलती का एहसास हुआ। उसके पत्थर दिल को पछतावा हुआ। उसके मन में मास्टर जी के लिए अपनापन और इज्जत बढ़ने लगी। अब मैं ससुर जी की माफी मांगूंगी, उनके पैर पे मेरा माथा रखूंगी, उनको घर में रहने दूंगी और उनको पहनने के लिए दूसरे कपड़े का बंदोबस्त करूंगी। गरम गरम चाय बना के दूंगी उनको। यह सोचकर आभा अपना सिर ऊपर करती है और देखती है कि मास्टर जी वहां पे नहीं थे। वे कब का चले गए थे। अमित को किसी ने नाव से घर छोड़ा। जैसे ही वो घर आता है, आभा सब हकीकत उसको कथन करती है। सुनते ही अमित को बहुत पछतावा होता है और वो आभा से मौन धारण करता है। कुछ खाए बगैर ही वो सोता है, लेकिन उसे नींद कहाँ आती। वो उठ के न जाने क्यों ऐसे ही टेरेस पे अकेले में आकाश की तरफ देखता है और सुबह का इंतजार करने लगता है। सुबह हो जाती है। पूर का पानी बहुत हद तक कम हुआ था। सारे गांव वाले अपने अपने घरों की सफाई के कामों में लग जाते हैं। कोई पानी निकालता है तो कोई कीचड़ निकालने में व्यस्त था। अमित और आभा अपने सारे कामों को वैसा ही रखते हैं। अनिकेत को लेकर 4 पहियों की गाड़ी निकालकर सीधा आधार वृद्धाश्रम का रास्ता पकड़ते हैं। वृद्धाश्रम पहुंचते ही वह पूछताछ करते हैं तो उनको पता चलता है कि मास्टर जी कल तूफानी बारिश में किसी को कुछ बताए बिना ही चले गए। वो वापस आए ही नहीं। आए ही नहीं।